भारत के संविधान का पहला आर्टिकल अमेंड होगा और इंडिया दैट इज गोंडवाना उस संविधान में लिखा जाएगा। इम्पोर्टेंट पैसा लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, पर उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स बनाने थे वो अभी तक एक भी स्टेट ने नहीं बनाया। ट्राइबल कल्चर ये बेसिकली प्रकृति और मानवता के आधार पर जीवन जीने का कल्चर है, जीवन जीने की संस्कृति है। भारत गोंडवाना था, गोंडवाना है और गोंडवाना रहेगा। API National President, come on sir, deliver your speech sir. అందరూ आज के इस हीरा सुखा जी के जयंती उत्सव में तेलंगाना और 11 राज्यों से उपस्थित हुए आदिवासी समाज के लोगों, मुझे बताया गया कि कई आदिवासी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि 11 राज्यों से आदिवासी समाज के लोग जो है आज इस हीरा सुखा जी के जयंती उत्सव में उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों के लिए विशेषतः कल छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम कर क्योंकि छत्तीसगढ़ का पार्टी का प्रोग्राम पहले से डिसाइडेड था, लेकिन मुकाड़े जी ने विशेष विनंती की कि सर आप आइए, बड़ा प्रोग्राम होता है, 10-11 राज्यों के लोग होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ का जो प्रोग्राम है उसको एडजस्ट कर आप लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास करता हूं और इसी तरह जो है मैं आप लोगों के बीच में आज पहुंचा। आदिवासियों का जो संदर्भ है ये एक बहुत बड़ा संदर्भ है। धरती के ऊपर पूरी दुनिया में लगभग 80 देशों से ज़्यादा देशों में आदिवासी पाए जाते हैं। दुनिया के 80 देशों से ज़्यादा देशों में आदिवासी पाए जाते हैं। 40 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों की आबादी है, लेकिन दुनिया का कोई एक ऐसा देश हो जिसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी हो तो वो इंडिया है, वो भारत है। भारत इसे कहना ये थोड़ा सा मजबूरी का संदर्भ है क्योंकि संविधान में भारत डाला गया है, लेकिन जिन्हें एंथ्रोपोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, प्री हिस्ट्री को पढ़ा है, ट्राइबल कंटेक्स्ट को, ट्राइबल कल्चर और सिविलाइजेशन को पढ़ा है, उन लोगों को ये बात मालूम है कि भारत से पहले गोंडवाना था। भारत से पहले गोंडवाना था। भारत से पहले गोंडवाना था। और जब हम भारत से पहले गोंडवाना की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बात है कि जब मानव की उत्क्रांति हुई, इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस, तो 70,000 साल पहले जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इंसान को हुआ, तो ये धरती पर आज जितने भी इंसान हैं वो सबसे पहले कभी ना कभी आदिवासी ही रहे हुए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये धरती पर इंसान ये आदिवासी ही रहा है। उसमें से कुछ लोग जो है जंगलों से बाहर चले गए, गांव में चले गए, बाद में शहरों में आ गए, इसलिए वो अपने ट्राइबल कल्चर को, कंटेक्स्ट को भूल गए। लेकिन जो लोग जंगलों में, पहाड़ों में ज्यादा रह गए, उन्होंने अपने ट्राइबल कल्चर को मेंटेन किया। और यदि ट्राइबल कल्चर को बड़े शॉर्ट में 2 ही शब्दों में यदि मैं कहूं तो ट्राइबल कल्चर क्या है? ट्राइबल कल्चर ये बेसिकली प्रकृति और मानवता के आधार पर जीवन जीने का कल्चर है, जीवन जीने की संस्कृति है। इस धरती पर सबसे पहला इंसान जिसने ये समझा
कि ये जो धरती है ये सृष्टि के अंदर में एनर्जी से जो है हम लोग चलते हैं। ट्राइबल कंटेक्स्ट में, ट्राइबल लैंग्वेज में वर्ड मिलता है सल्ला घाघरा। सल्ला घाघरा का अर्थ होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। साइंस ने आज बहुत ज्यादा एडवांस जाकर इस बात को प्रूव किया है कि 3 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। गोंडी भाषा के अंदर सल्ला घाघरा वर्ड जो यूज किया गया, उसका मीनिंग अगर विज्ञान के अनुसार आज समझने का हम प्रयास करें तो इट मीन्स जस्ट एन एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दुनिया का आदिवासी, देश का आदिवासी, ये पहला आदिवासी है जिसने ये समझा कि हमारा जो अस्तित्व है वो प्रकृति के वजह से है। हम सब धरती पर इंसान हैं और इसलिए प्रकृति को समझकर इंसानियत से जीना चाहिए। इस बात को समझने वाला, और केवल समझने वाला नहीं, 50,000 साल जीने वाला यदि कोई महान समाज है तो वो देश का और दुनिया का आदिवासी है। वो देश और दुनिया का आदिवासी है। अब सेकंड कंटेक्स्ट पर मैं बात करना चाहूंगा। ये इंडिया, दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये जो लिखा गया, अब संविधान में तो हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे, मानना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भारत ये वर्ड वेदों के आने के बाद, महाभारत रामायण के आने के बाद में भारत ये वर्ड जो है इंडिया में आया। वेदों का पीरियड 3,500 साल का पीरियड होता है। इंसान की उत्क्रांति, इवोल्यूशन, जहां उसको दिमाग आया वो 70,000 साल का उसका इवोल्यूशन है। आदिवासियों के सबसे प्राचीन सभ्यताओं को यदि देखना है तो आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, आप प्यूर्टो में चले जाइए, और भारत के एक नहीं कई ऐसे स्पॉट्स हैं जिसमें आपको प्री हिस्ट्री में, ह्यूमन इवोल्यूशन में आदिवासियों के सभ्यता के प्रूफ मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जहां आज हम तेलंगाना में खड़े हुए हैं, आंध्रा पड़ोस में है, गोदावरी का जो बेल्ट है, कुरनूल केव्स के अंदर आपको इंडिया में सबसे पहले आदिवासी के सिविलाइजेशन का संदर्भ मिलेगा। तेलंगाना से थोड़ा आगे कर्नाटक में चले जाए तो आपको कुसंगी वैली के अंदर में आदिवासियों के संस्कृति के अवशेष मिलेंगे। तमिलनाडु यदि आप चले जाए तो अतिरापक्कम में आपको ये संदर्भ मिलेंगे। ऊपर यदि आप छत्तीसगढ़ में आ जाए तो बस्तर के कई सेंटर्स में आपको मिलेंगे। यदि आप झारखंड चले जाए तो सिंहभूम में मिलेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश में आ जाए तो आपको भीमबेटका मिल जाएगा, बगौर मिल जाएगा, आगम मिल जाएगा, राजस्थान में डिडवाना मिल जाएगा, बिहार में पैसारा मिल जाएगा। आप पूरे देश के अंदर चले जाए, आपको कम से कम 25-30 मेजर ऐसे साइट्स मिलेंगे जहां आदिवासियों के सभ्यता के अवशेष सबसे पहले आपको मिलेंगे। ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको बड़े पैमाने पर मिलेगा। क्या इसका पीरियड है? इसका पीरियड 3,500 साल का नहीं है। वेदों के पीरियड 3,500 साल का पीरियड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड ये 5,000 और प्री अर्बन फेज जो है वो 7,000 साल का फेज है। लेकिन आदिवासियों की सभ्यता का पीरियड ये इंडियन कंटेक्स्ट में और पूरे वर्ल्ड में 50,000 साल से ज्यादा का आदिवासियों का सभ्यता का संदर्भ प्रमाणित हो चुका है। 50,000 years before all over the world, most ancient Australia, Puerto Rico and the sites that I have named in India, जो इंडिया के अंदर, गोंडवाना के अंदर जो मैंने नाम लिए वो यहाँ उसके प्रमाण है। तो 2 महत्वपूर्ण बात है। एक, जिसे हम
त्रिमंदसूल सरी कहते हैं। शंभू शेख, शंभू माधव, जिसको बड़ा देव भी कहा जाता है कभी कभी, जो है कई भाषाओं में, सिंगा बोंगा, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहा जाता है। ये शंभू शेख, शंभू माधव, त्रिमंदसूल सरी, ये त्रिशरण का मार्ग, जो त्रिशूल देखते हैं, इट इज अ मार्ग ऑफ बॉडी, माइंड एंड मैटर, यानी शरीर का, मन का और मैटर यानी पदार्थ का मार्ग ये त्रिमंदसूल सरी है। जिस बड़ा देव को आजकल पूरा इंडिया शंकर जी करके मानता है, वो अपभ्रंश है, उसका एक अलग हिस्ट्री है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पेनक मणि यानी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के बेल्ट में ये सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन था। दूसरे, हीरा सुखा जी के विषय में आज बहुत सारी बातें हमको यहाँ ऑलरेडी बताई गई। दूसरे मेजर ट्राइबल जो लीडर थे, कुपार लिंगो जी, जिन्होंने कोया पुनेम का मार्ग समझाया, कोया पुनेम का मार्ग दिया। क्या कोया पुनेम का मार्ग है? बहुत शॉर्ट में कहूंगा, सत्य का मार्ग यानी कोया पुनेम का मार्ग है। सत्य का मार्ग यानी कोया पुनेम का मार्ग है। व्हाट इज ट्रुथ? नेचर में, प्रकृति में क्या सत्य है, क्या वो साइंटिफिकली प्रूव होता है या नहीं होता है? आज जैसे साइंस में हमको ये देखना है कि कॉस्मोस है या नहीं है, एक यूनिवर्स है या कई यूनिवर्स है, ये कौन से लॉ से गवर्न होता है। जब वो प्रमाणित होता है तो उसको ट्रुथ माना जाता है। तो सत्य का अन्वेषण करना, सत्य की खोज करना और सत्य को समझ कर जीना, ये कोया पुनेम का मार्ग है। कुपार लिंगो जी ने जो है ये महान मार्ग दिया। कचारगढ़, आप सब जानते, कचारगढ़ एक बड़ा मेजर जो है वो सेंटर है, वहां लोग जाते हैं, यहाँ आपको वो अवशेष मिलेंगे। मैं आज इस संदर्भ में आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि इंडिया दैट इज गोंडवाना। अभी शायद हमारे यहाँ के एमएलए थे और एमएलए यहाँ पर आए, उन्होंने काफी कुछ बातें की, आपके लिए काफी कुछ काम भी किया। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। लेकिन तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव जी ने पिछले दिनों में एक बात कही है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, और एक बात जो मैंने किया इंडिया में उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। एक, चंद्रशेखर राव जी ने भारत के संविधान को टोटली नया संविधान बनाने का एक बात जो है वो पिछले महीने में जो है चंद्रशेखर राव जी ने की है। शायद मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने इस बात को कहा। मैं स्वयं ये व्यक्ति हूं जो इस बात को मानता हूं कि संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत है। संविधान अच्छा है लेकिन परिपूर्ण नहीं, हमारा संविधान वीक है, उसके अंदर बहुत अमेंडमेंट्स की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आदिवासियों के संदर्भ में यदि मैं कहूं तो भारत के संविधान में देश के आदिवासियों को एबोरिजिनल ट्राइब नहीं माना है। भारत के संविधान में देश के आदिवासियों को एबोरिजिनल यानी मूल निवासी, इंडिजिनियस पीपल नहीं माना है। इसके ऊपर में मैं अपने पहले के भाषणों में भी बोल चुका हूं कि जयपाल सिंह मुंडा जी जब ये कह रहे थे संविधान सभा में कि आदिवासियों को एबोरिजिनल लिखा जाना चाहिए, तो वो कौन इंसान थे जिन्होंने इस बात को नकारा? मैं ऑलरेडी अपने पहले के भाषण में बोल चुका हूं। जबकि कनाडा के संविधान में 1763 में, रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 में वहां के आदिवासियों को एबोरिजिनल माना। न्यूजीलैंड में माउरी की जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वैटांगी 1848, 1848 में न्यूजीलैंड ने वहां के आदिवासियों को एबोरिजिनल माना। हमारे यहाँ झारखंड में विल्किंसन रूल्स 1818 में विल्किंसन रूल्स बने। जब कोलान का आंदोलन हुआ और कोलान के जो ट्राइबल चीफ थे उन्होंने ब्रिटिश के साथ में जो है कहा कि ये तो हमारी जमीन है, हमारा जल जमीन जंगल है, ये तो हमारा इंसेस्ट्रल डोमेन है, इंडिजिनस लैंग्वेज की भाषा में मैं कह रहा हूं। और ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी हुई जिसको विल्किंसन रूल्स कहा जाता है, उसमें भारत के अंदर आदिवासी माना। शेड्यूल्ड एरिया का डिस्ट्रिक्ट 1884 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया और पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर बनी। लेकिन भारत का संविधान जब बन रहा था तब भारत के आदिवासियों को संविधान में एबोरिजिनल ट्राइब लिखने से नकारा गया। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि हमारा देश का संविधान देश के आदिवासियों को सब सरफेस राइट्स नहीं देता। मैं जिस बात के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, ये एक सीरियस इशू है। सब सरफेस राइट्स 5वीं अनुसूची में ये तो कहा गया है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जमीन का मतलब क्या ऊपर का 6 इंच होता है, या जमीन का मतलब 6 इंच और उससे नीचे का भी पोर्शन होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये बात मैं क्यों आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, क्योंकि देश के 11 राज्यों में जहां शेड्यूल्ड एरियाज है, देश के 11 राज्यों में जहां शेड्यूल्ड एरियाज है, जहां हम खड़े हैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और 200 जिले देश के ऐसे हैं जहां पर देश की सबसे ज्यादा माइंस है। देश की जितनी मिनरल संपदा है उस मिनरल संपदा में 70% मिनरल संपदा ये आदिवासियों के जमीन के अंदर है। देश के 70% मिनरल संपदा, मिनरल वेल्थ लाइज अंडर द लैंड ऑफ द आदिवासीज ऑफ इंडिया। अब आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर इससे क्या होगा, 70% मिनरल वेल्थ है। तो मैं 2007 से छत्तीसगढ़ से जब ये मूवमेंट शुरू किया, बाद में पार्टी बनी, तो मैं पहला लीडर हूं इंडिया का ये कहने वाला और इस पर काम करने वाला, जिसका मैं आपको डिटेल दूंगा कि यदि आदिवासी के जमीन के अंदर 70% अगर खनिज है और जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी है। जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? कौन है? आपकी आवाज से नहीं लगता है मुझे। कौन है? आदिवासी है। पक्का? जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? आदिवासी। पक्का? तो अगर जल जमीन जंगल का मालिक आदिवासी है तो इस मिनरल में 15-20% आपको मिनरल का शेयर का राइट देने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्यों देश के आदिवासियों को मिनरल राइट नहीं मिलना चाहिए? आप कह रहे होंगे कि मिनरल राइट मिलेगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है हम आपको ये स्कीम देंगे, वो स्कीम देंगे, अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आप जानते हैं कितना वैल्यू है, कितनी कीमत है? 1000 लाख करोड़ रुपया। 1000 लाख करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेशन आपको बता रहा हूं, राउंड ऑफ करके। भारत का जीडीपी आज 200 लाख करोड़ है। आदिवासियों के बेल्ट में 1000 लाख करोड़ का मिनरल है। अगर आप मान लीजिए इसका 25% भी मिल गया तो भारत के जीडीपी से ज्यादा पैसा देश के आदिवासियों के पास होगा। भारत के जीडीपी से ज्यादा देश के आदिवासियों के पास होगा। तब हमको केसीआर से या मोदी गवर्नमेंट से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको लोन दे देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको लोन दे देंगे। ये बात आपको इंडिया में कोई नहीं बोल रहा है। तो भारत के संविधान ने हमको ये अधिकार नहीं दिया। तो संयुक्त राष्ट्र ने ह्यूमन राइट्स के अंदर में पहला कन्वेंशन हुआ, आईएलओ कन्वेंशन 1959 में हुआ, दूसरा कन्वेंशन हुआ 1989 में। आदिवासियों के, दुनिया भर के आदिवासियों के राइट्स, जल जमीन जंगल के वो मालिक है तो उनके क्या अधिकार होने चाहिए मानव अधिकारों में, ये यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन 89 का बड़ा महत्वपूर्ण है। 169 कन्वेंशन, आईएलओ कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल डिक्लेयर किया। आप ध्यान दीजिए, सालों की तरफ ध्यान दीजिए। 1989 में आईएलओ कन्वेंशन हुआ, 2007 में यूएन डिक्लेरेशन हुआ। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, आपको सब मालूम है। मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन देश में क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। तो पेसा अधिनियम, पेसा लॉ
1996 में ड्राफ्ट किया गया। पार्लियामेंट ने पेसा लॉ 1996 को पास किया, जब संयुक्त राष्ट्र ने यह कहा कि दुनिया के आदिवासियों के जल जमीन जंगल के अधिकार है। उसके बाद पार्लियामेंट ने पेसा लॉ को पास किया। लेकिन आज 26 साल होने को आए, आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 26 साल होने को आए, अभी तक इंडिया के एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने पेसा रूल्स को ड्राफ्ट नहीं किया है। पेसा रूल्स को ड्राफ्ट नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। पेसा लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, पर उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स बनाने थे वो अभी तक एक भी स्टेट ने नहीं बनाया। तो मैंने पिछले साल 26 जनवरी 2021 को भारत के ये जो 11 राज्य है उनके सीएम को और गवर्नर को और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को पिटीशन किया, और पिटीशन करके मैंने ये बताया कि पेसा रूल्स कैसे ड्राफ्ट किए जाने चाहिए, पेसा रूल्स कैसे ड्राफ्ट किए जाने चाहिए। इसका मॉडल पिटीशन मैंने दिया, ये 11 राज्यों को दिया और आपके तेलंगाना में भी दिया। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है, केसीआर जी संविधान, नए संविधान की बात कर रहे हैं। कभी मौका आएगा तो मैं उनसे फेस टू फेस जो है वो बात करूंगा इस विषय पर। उनकी जो बात है तो उन बातों में उसको नए संविधान की जरूरत है या नहीं है, संविधान को अमेंडमेंट करके केवल काम चलेगा पॉजिटिव वे में, इसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन केसीआर जी, आप नए संविधान की बात करते हो, लेकिन मानव अधिकारों के अंदर इसी संविधान में जो पेसा लॉ बना है उसकी रूल्स अभी तक आपके गवर्नमेंट ने क्यों ड्राफ्ट नहीं किए? 1 साल होने को आ जाएगा, मेरी पिटीशन जो है हो गई, अभी तक आप तेलंगाना के आदिवासियों को ये रूल्स ड्राफ्ट करके ग्राम सभाओं को ये अधिकार क्यों नहीं देना चाहते कि वो डिसाइड करे कि तेलंगाना के अंदर जहां भी शेड्यूल्ड एरिया में माइंस है उस माइंस को परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इसका अधिकार ग्राम सभाओं को पेसा लॉ ने दिया है। और हमारे संविधान में जो बाद में अमेंडमेंट हुआ, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसका प्रोविजन है। उसके आधार पे रूल्स ड्राफ्ट करके आप तेलंगाना से शुरू कीजिए, तेलंगाना के आदिवासियों को मिनरल राइट्स दे दीजिए, और नए संविधान की बात तो बाद में करेंगे। एक वादा कीजिए कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होता तो भारत के संविधान का पहला आर्टिकल अमेंड होगा और इंडिया दैट इज गोंडवाना उस संविधान में लिखा जाएगा। यहां से शुरू करते बाद में आपके जो फेडरलिज्म, संघीय प्रणाली की जो चिंताएं है उस पर आप अपना ड्राफ्ट लाइए, मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे देश के आदिवासियों से जल जमीन जंगल छीना जा रहा है। आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने की षड्यंत्र हो रहा है। हमारे देश में धर्मों का कॉलम है, जो भी धर्मों का कॉलम है आपको मालूम है, लेकिन ट्राइबल कल्चर का कोड नहीं, ट्राइबल कोड हमारे सेंसस में नहीं है। मैंने पिछले साल 2019 में सेंसस शुरू होने के पहले मैंने भारत सरकार को पिटीशन किया। ये उस पिटीशन का कॉपी है, शायद ये काउंटर लगेगा, ये वहां पर आप इसको देख पाएंगे। मैंने पिटीशन किया कि देश की जनगणना में ट्राइबल कोड क्यों होना चाहिए। अभी अदर रिलीजन्स में ट्राइब्स को अपना कल्चर लिखना पड़ता है। 80 लाख लोगों ने 2011 की जनगणना में 80 लाख से थोड़े ज्यादा लोगों ने, किसी ने कोया पोनेम लिखाया, किसी ने गोंडी लिखाया, किसी ने सरना लिखाया, किसी ने डॉनी पॉलो लिखाया, लेकिन अदर रिलीजन्स के कॉलम में लिखाया। भारत की जनगणना में अगर एक कॉलम ऐड कर दिया जाए ट्राइबल कोड का, तो जो 12 करोड़ से ज्यादा अभी आदिवासियों की आबादी, अगर अब सेंसस होगा तो 12 करोड़ से ज्यादा देश में आदिवासियों की जनसंख्या होगी। 8.5% से ज्यादा निकलेगा, 9% भी टच हो सकता है। जब सेंसस होगा तो नया डेटा आएगा। तो ये 12 करोड़ से ज्यादा लोग यदि अदर रिलीजन नहीं, ट्राइबल कल्चर के या ट्राइबल कोड में जो भी उनको लिखना है, कोया पुनेम सरना डॉनी फॉलो, यदि लिखा दे तो देश के अंदर में ये प्रूव हो जाएगा कि देश में
हिंदू नहीं, आदिवासी सबसे पहला इंसान था। और ये क्यों करना जरूरी है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि आदिवासी प्रकृति से और मानवता से तो आदिवासी है, हमारी संस्कृति से हम आदिवासी हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी बनता कैसा है, इसको समझने की जरूरत है। हम नेचर से तो आदिवासी है, कल्चर से आदिवासी है, लेकिन उसका इंटरनेशनल लॉ में, ह्यूमन राइट्स में रिकॉग्निशन कैसा होता है। तो उसके दो ही क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्राइटेरिया होते हैं? एक क्राइटेरिया होता है डिस्टिंक्ट कल्चर एंड टेरिटोरियल डोमेन, यानी कोई आदिवासी है या नहीं, इसको यदि देखना है तो ये देखा जाता है कि उसकी जो कल्चर है, क्या वो बाकी लोगों से डिस्टिंक्ट है या नहीं, क्या वो प्रकृति से बेस्ड है या नहीं, उसकी अपनी डायलेक्ट लैंग्वेज है या नहीं। जैसे भाषा का आज संदर्भ निकल रहा है, तो सिंधी भाषा 25 लाख लोग भी नहीं बोलते, वो एक शेड्यूल में है। कोंकणी बड़े मुश्किल से 40-50 लाख बोलते होंगे, वो शेड्यूल में है। संस्कृत केवल 16,000 लोग संस्कृत बोलते हैं, फिर भी वो एक शेड्यूल में है। लेकिन 90 लाख लोग भीली बोलते हैं, 40 लाख से ज्यादा गोंडी बोलते हैं। फिर उसमें अगर कोलामी मिला दो, हो मिला दो, संताली मिला दो, तो आपको देश के अंदर में 3, 4, 5 करोड़ लोग अलग अलग जो है वो आदिवासी भाषाएं बोलते हैं। पर सेंसस में संताली को छोड़कर एक भी आदिवासी भाषा एक शेड्यूल में नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। जबकि ये कहा जाता है कि संस्कृत ये भारत में सबसे ओल्ड है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं संस्कृत सबसे ओल्ड नहीं है। यदि मुंडारी नहीं होती, यदि संताली नहीं होती, यदि गोंडी नहीं होती, तो मैं दावे से कहता हूं ये संस्कृत का जन्म भी इस देश में नहीं होता था। संस्कृत का देश, देयर आर ओवर 400 लोन वर्ड्स फ्रॉम गोंडी, कोलामी, मुंडारी एंड संताली इन संस्कृत। 400 के ऊपर लोन वर्ड है। ये गंगा नाम जो है, ये गंगा नाम भी जो है, ये गंगा नदी का नाम भी ट्राइबल वर्ड है, ये कोई संस्कृत का वर्ड नहीं है। आपको ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं। तो आदिवासियों की कल्चर, डायलेक्ट ये अलग है या नहीं, ये एक चीज देखी जाती है। फिर वो ज्योग्राफी में उन जंगल पहाड़ों में जिसके आधार पर शेड्यूल्ड एरियाज बने, वो कितने हजारों साल से रह रहे, ये देखा जाता है। दो चीजें देखने के बाद उनको इंटरनेशनल लॉ में मान्यता मिलती है, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता मिलती है। यदि ट्राइबल कोड 2021 की जनगणना में नहीं आएगा और यदि भारत के संविधान में अबॉरिजिनल ट्राइब यदि नहीं लिखा जाएगा, और ये जो जल जमीन जंगल का जो मालकियत की मैंने बात की, जब तक वो संविधान में इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे, देश के आदिवासियों के साथ, उनकी जल जमीन जंगल के साथ छलावा होते रहेगा, उनका शोषण होते रहेगा। और ये बात को समझकर मैं देश का पहला लीडर हूं जिसने भारत की संसद को ये बिल बनाकर दिए कि आदिवासी को जल जमीन जंगल का मालिक बनाया जाए। इसके बिल संविधान में कैसे अमेंडमेंट किया जाए, इसके बिल मैंने बना के दिए। दो बिल ह्यूमन राइट्स के सारे देश के लोगों के बना के दिए, और 2 बिल आरक्षण को विस्तार करने के दिए, और 10 बिल जो है वो चुनावी व्यवस्था को प्रातिनिधिक बनाने के लिए दिए हैं। तो साथियों, ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि संस्कृति को मनाना अच्छी बात है, कल्चर को मनाना अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, उसको आप मेंटेन कीजिए। लेकिन यदि भारत के संविधान में ये चीजें नहीं आ पाई, तो मुझे इस बात का डर है कि आने वाले 20-30 सालों के अंदर आदिवासियों की जो जल जमीन जंगल की जो संपदा है और जो संस्कृति की बात हम आज कर रहे हैं, वो नई सी हो सकती है। ये काम करना जरूरी है। इसलिए आदिवासियों को अपने इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट जिताकर भेजना होगा, जो इस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे, जो इस एजेंडे पर काम करेंगे। ऐसे इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट जब तक आदिवासियों के चुनकर संसद में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये विषय स्टेट असेंबली का नहीं है, ये पार्लियामेंट का विषय है,
तब तक ये काम देश में पूरा नहीं होगा। तब तक जो ग्रेट गोंडवाना की संकल्पना है, जो मैंने कहा कि मुझे ग्रेट गोंडवाना बनाना है, भारत गोंडवाना था, गोंडवाना है और गोंडवाना रहेगा। भारत गोंडवाना था, गोंडवाना है और गोंडवाना रहेगा। और अगर ये गोंडवाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भारत क्यों, ये सवाल करने का समय आया है। तो यदि ग्रेट गोंडवाना बनाना है, आदिवासियों की जल जमीन जंगल को बचाना है, आदिवासियों की प्रकृति और मानवता की संस्कृति और सभ्यता को पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में ले जाना है,